अकाउंटिंग के आज के इस चैप्टर में आज हम आपको सिखाएंगे इंटरनेट से टैली प्राइम को डाउनलोड करना, उसको सेटअप करना, कंपनी को क्रिएट करना, अल्टर करना, डिलीट करना, वाउचर क्रिएट करना, वाउचर को अल्टर करना। आज ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर उसको ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ पर ब्राउजर में लिख लेता हूँ टैली प्राइम डाउनलोड मैंने लिख दिया। ऑटोमेटिक हमें जो मेन वेबसाइट है वहां पर लेके आया और मुझे यहाँ पे फ्री वाला चाहिए। जाहिर सी बात है जो एजुकेशन लॉग है वो हमें फ्री मिलेगा। मैं डाउनलोड पे क्लिक किया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ब्राउजिंग हो रहा है डाउनलोडिंग के लिए और जैसे ही ये डाउनलोड होता है हम इसको क्या करेंगे, अपने सिस्टम पर सेटअप करेंगे और इस तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या हो गया, वो डाउनलोड हो गया। मैंने डबल क्लिक किया, टैली सॉल्यूशन को यस किया। आप देखेंगे कि अभी हमारा सिस्टम क्या है, उसको मुझे इंस्टॉल करना है और आप देखेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है और स्टार्ट टैली प्राइम, इस प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो गया है। मैं अलाउ कर देता हूं क्योंकि अगर मैं अलाउ नहीं करूंगा तो ये सिस्टम को चलने नहीं देगा और यहां पर मैं इसको एक्सेप्ट कर लिया हूं। एजुकेशन पर्पस वाले पे जाएंगे क्योंकि जो फ्री का सॉफ्टवेयर है वो एजुकेशन है। आप यहां पर देखेंगे क्रिएट कंपनी मींस की कंपनी को क्रिएट करना। यहां पर हम क्या सीखेंगे, कंपनी को क्रिएट करना। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी का मतलब यह है कि हम यहां पर बैठे हुए हैं, आप किसी भी लोकेशन पर बैठ के थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी भी लोकेशन पर बैठकर आप यूजर नेम पासवर्ड का यूज करते हुए आप रिमोट कंपनी पे काम कर सकते हैं। स्पेसिफाई पैथ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी कोई पुरानी कंपनी है और आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक पैथ दे सकते हैं सो दैट कि वो कंपनी यहां पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर किसी भी ड्राइव में अगर आपकी कंपनी पुरानी पड़ी है देन आप वहां पर जाकर और उसको कोई सा भी आप ऐसे लिंक करते हुए चले जाएंगे तो जो नई कंपनी है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। मैं यहां से नो कर देता हूं। इस प्रकार से हमने टैली प्राइम को अपने सिस्टम पर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कंपनी क्रिएशन, कंपनी अल्ट्रेशन, डिलीशन, रीनेम, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। हम यहाँ पर कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को अल्टर करना, चेंज करना, सेलेक्ट करना, शट करना, कनेक्ट करना, रिमोट एक्सेस से कंपनी को लॉगिन करना, कंपनी फीचर्स, कंपनी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हम यहां पर सीखने वाले हैं। एंटर कर दिया हमने और जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमने अपनी कंपनी एड्रेस प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश 230 आप पिन कोड यूज कर सकते हैं और स्टेट उत्तर प्रदेश। आप यहां पर मोबाइल टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, फैक्स लिख सकते हैं, ईमेल, वेबसाइट और बेस करेंसी का सिंबल। आप यहां पर देखेंगे कि दो डेट यहां पर लिखा हुआ है, एक है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम और एक है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। हमेशा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और जो बुक्स बिगिन फ्रॉम का मतलब होता है, बुक्स बिगिन फ्रॉम का मतलब यह होता है कि मान लीजिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो तो अप्रैल में हमेशा ही स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हमारी कोई भी कंपनी हो सकता है नवंबर में स्टार्ट हो रही हो, दिसंबर में स्टार्ट हो रही हो, जनवरी में स्टार्ट हो रही हो या अक्टूबर में स्टार्ट हो रही हो, तो जब से हमने कंपनी में वर्क करना स्टार्ट किया है तब से हम यहाँ पर सेकंड वाली डेट डालेंगे। मैं अभी दोनों को सेम रखता हूं और इंटर करते हुए मैं वाई-फाई कर दिया है और कंट्रोल ए करके भी आप डेटा को सेव कर सकते हैं। मैं बैक पे आता हूं, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, यस, और इसको मैंने यहां से यस कर लिया है। और फिर उसके बाद मैं यहां से सबसे पहले क्या करता हूं, जीएसटी को कॉन्फ़िगर करता हूं। मैं यहां से जीएसटी को कॉन्फ़िगर करता हूं। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है
और जो रजिस्ट्रेशन टाइप है मैं रेगुलर रखता हूं। एक्सेस ऑफ प्रायोरिटी को यस रखता हूं। आप यहां पर अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर या यूआईएन नंबर डाल सकते हैं और फिर उसके बाद आप जो जीएसटी फिल करेंगे आप मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर होता है या नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर होता है। तो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर डीएससी या ईबीसी, आप यहां पर वेरिफिकेशन टाइप क्या कर सकते हैं, ईबीसी कर सकते हैं। ई इनवॉइस चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो अप्लीकेबल फ्रॉम कब से आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं या कब से आपने काम स्टार्ट करना है। और प्लेस मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश लिख देता हूं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। और जो हमारा अप्लीकेबल होगा, जो हमारा टैक्स अप्लीकेबल होगा वो 1 अप्रैल 2026 से होगा। और इस प्रकार से हमारा जो जीएसटी है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। आप देखेंगे कि यहां पर जो हमारी कंपनी है जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है बन के तैयार हो गया है। अभी यहां पर हम कुछ पॉइंट्स और सीखेंगे। मैं अपने कीबोर्ड से सबसे पहले मैं अल्ट के प्रेस करता हूं, सी फॉर क्रिएट कंपनी। सी जो इसमें आप देखेंगे कि जो यहां पर जो हाईलाइटेड वर्ड है इनका यूज करते हुए तो सी फॉर क्रिएट ये दूसरी कंपनी को क्रिएट करने की परमिशन दे देगा। मैं जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं जीएस सर्विस एंड जीएस ऑटो सर्विस एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूं, उत्तर प्रदेश। आप यहां पर इंडिया पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं जैसे इसके पहले हमने आपको बताया। और आप यहां पर अभी हम कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए हैं। मैं जीएसटी वाले सेक्शन पे जाता हूं और इसको मैंने यहां पर एक्सेस ऑफ प्रायोरिटी को यस करेंगे। फिर उसके बाद आप जीएसटी नंबर और यूआईएन नंबर ये सारी चीजें फिलअप करते हुए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हुए आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर 2 कंपनियां, हमारा 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन के रेडी है। जिस कंपनी में आपको काम करना है आप उस कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी यहां पर जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया है। मैं जीएस ऑटो इंजीनियरिंग पे करता हूं तो जीएस ऑटो इंजीनियरिंग यहां पर क्या हो गया है, ओपन हो गया है। अगर मुझे अब फिर से मैं अपने कीबोर्ड से मैं अल्ट के प्रेस करता हूं तो सी फॉर क्रिएशन आपने देख लिया। मैं ए फॉर अल्टर करता हूं, मैं जीएस ऑटो को लिख देता हूं, जीएस ऑटोमोबाइल्स। मैंने जीएस ऑटो इंजीनियरिंग को हटा करके जीएस ऑटोमोबाइल कर दिया, कंट्रोल ए करके डेटा सेव कर दिया। तो आप देखेंगे जीएस ऑटो इंजीनियरिंग जो था वो जीएस ऑटोमोबाइल हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी को अल्टर भी कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। तो फिर से मैं अपने कीबोर्ड से अल्ट के प्रेस करूंगा, जी प्रेस करेंगे तो चेंज कंपनी, मुझे जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग को ओपन करना है। दोबारा से मैं अल्ट के प्रेस करता हूं और फिर उसके बाद सेलेक्ट यस फॉर सेलेक्ट। अभी हमारी दोनों कंपनियां ओपन है। मैं एक को यहां से सबसे पहले मैं एक को क्या कर सकता हूं, यहां पर क्लोज करता हूं। मैं अल्ट के प्रेस किया, एच फॉर शर्ट कंपनी, मैं जीएस ऑटोमोबाइल को क्लोज कर देता हूं। फिर उसके बाद फिर से मैं अल्ट के प्रेस करता हूं, एच और जीएस कंप्यूटर को भी मैंने यहां से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। दोनों कंपनियां हमारी क्लोज हो गई हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स है वो क्लोजिंग पर है। बैक कर लिया और इसको मैंने कर दिया नो। जिस कंपनी को ओपन करना आप सिलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे तो अल्ट के दोबारा से मैं प्रेस करूंगा, एच फॉर सेलेक्ट कंपनी, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F3 का भी यूज कर सकते हैं। एच किया, जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग ओपन है। यहां पर अगर मुझे कंपनी को सिलेक्ट करना है तो जीएस ऑटोमोबाइल को हमने, आप देखेंगे कि जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लोज हो गया है, जीएस ऑटोमोबाइल यहां पर ओपन हो गया है। दोबारा फिर से मैं अल्ट के प्रेस करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट कंपनी। कनेक्ट कंपनी का मतलब ये होता है कि आप कहीं, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं या मान लीजिए आप प्रतापगढ़ में बैठे हुए, यूपी में बैठे हुए हैं, आपको बॉम्बे में काम करना है तो बॉम्बे वाले सिस्टम का आप टैली का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, वो सिस्टम ऑन होना चाहिए। और जैसे ही वो यूजर नेम और पासवर्ड आप प्रेस करेंगे कंपनी को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिमोट एक्सेस से क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर मुझे कंपनी का फीचर देखना है तो मैं अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करूंगा। तो अभी इसके पहले मैंने जीएसटी एक्टिवेट करके यहां पर दिखाया था। यहां पर कुछ चीजें अभी नो है, कुछ चीजें यस हैं। जैसे जैसे हम एक एक पॉइंट सीखेंगे वैसे वैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर मैं अभी सबको इसको यस कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जिस पॉइंट को मैं आपको पढ़ाता रहूंगा उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर करता हुआ आपको बताता चलूंगा। दोबारा से मैंने अल्ट के प्रेस किया है और ई फॉर सिक्योरिटी, अगर आप
अपने डेटा को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप अपने टैली के सॉफ्टवेयर में पासवर्ड लगा सकते हैं। दोबारा से मैं क्लिक किया, फिर से अल्ट के, और उसके बाद जो जीएस ऑटोमोबाइल कंपनी है उसका अगर पासवर्ड आप लगाना चाहें तो आप उसका भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट के, एस फॉर सेलेक्ट और जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, तो इस प्रकार से दोनों कंपनी हमारी ओपन है। दोबारा से फिर से मैं अल्ट के किया और एच फॉर क्लोज, जीएस ऑटोमोबाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। तो हमारी कंपनी, तो क्रिएशन से संबंधित अभी आपने देखा कि कंपनी को क्रिएट कैसे किया जाता है और अल्टर किया कैसे किया जाता है। अगर मुझे कंपनी को डिलीट करना है, मान लीजिए मैं एज्यूम करता हूं कि हमने कोई नाम गलत लिख दिया, मैं अल्ट के प्रेस करता हूं, सी फॉर क्रिएशन, मैं अभय एंड ब्रदर्स के नाम से एक कंपनी मैंने ओपन कर दिया, कंट्रोल ए करके डेटा को सेव कर दिया है, कंट्रोल ए कर दिया। तो आप देखेंगे अभय एंड ब्रदर्स, मैं एज्यूम करता हूं कि अभय एंड ब्रदर्स मैंने गलती से यहां पर क्रिएट कर दिया। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं अल्ट के प्रेस करूंगा और फिर उसके बाद मैं ए फॉर अल्टर पे जाऊंगा। अल्टर किसको मुझे डिलीट करना है या अल्टर करना है, मैं सिलेक्ट किया और अल्ट डी और यस, और फिर उसके बाद यस। तो इस प्रकार से अभय एंड ब्रदर्स की जो कंपनी हमने क्रिएट की थी वो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। सेम ऐसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो सी फॉर क्रिएशन, सी फॉर क्रिएशन आप अकाउंटिंग मास्टर्स, लेजर्स, करेंसी, वाउचर टाइप, इन्वेंट्री मास्टर, स्टेचुरी मास्टर और स्टेचुरी डिटेल्स को आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी यहां पर सारी चीजें इकट्ठे क्रिएट करके नहीं बताऊंगा, मैं एक एक पॉइंट आपको क्रिएट करूंगा, एक पॉइंट अल्टर करूंगा, एक एक पॉइंट और एक एक पॉइंट ऐसे आपको बताता रहूंगा। एच फॉर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंतर्गत हम ग्रुप्स, लेजर्स एंड वाउचर टाइप सीखेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचेंगे, यहां पर कुछ वर्ड्स आपको हाईलाइट किए गए हैं। जैसे मास्टर्स की अगर हम बात करें तो सी फॉर क्रिएट है, ए फॉर अल्टर है, एच फॉर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है। अगर हम ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं तो वी फॉर वाउचर है, के फॉर डे बुक है। अगर हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो एन फॉर बैंकिंग है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो बी फॉर बैलेंस शीट है, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस है, एस फॉर स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए, आर फॉर रेशियो एनालिसिस, डी फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और ओ फॉर डैशबोर्ड। जैसे सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से सी फॉर क्रिएट प्रेस करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि 4 प्रकार के मास्टर्स यहां पर दिख रहे हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर्स है। अकाउंटिंग मास्टर्स में अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है अपनी कंपनी के लिए तो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। करेंसी क्रिएट करना है, करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर क्रिएट करना है, देन आप वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर की बात करें तो स्टॉक ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, आइटम क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट, गोडाउन। अगर हम स्टेशनरी की बात करें तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जीएसटी क्लासिफिकेशन की सारी डिटेल अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद कंपनी की जीएसटी डिटेल्स और पैन या सीआईएन नंबर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ए फॉर अल्टर। अगर आपको ग्रुप को अल्टर करना है, अगर आपको देखना है अकाउंटिंग मास्टर्स में कितने ग्रुप हैं, तो आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग ग्रुप हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं और इन्हीं सारे ग्रुप्स के अंडर हमारी सारी अकाउंटिंग की जाती है। बैंक अकाउंट्स, आप बैंक अकाउंट समझे, बैंक अकाउंट कंपनी के जितने भी बैंक होंगे, कंपनी के जितने भी बैंक होंगे वो सारे अंडर बैंक अकाउंट्स लिखे जाएंगे। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, जो भी बैंक होगी उसका अंडर हमेशा बैंक अकाउंट्स होगा। ओसीसी या ओडी अकाउंट, जो भी ओसीसी या ओडी अकाउंट होंगे वो अंडर, अगर ओसीसी अकाउंट है तो ओसीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट है तो ऑन क्रेडिट अकाउंट, ऑन डिमांड अकाउंट, ये 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। जहां पर जो पार्टी होती है वो बैंक को बोलता है कि हमें इतने पैसे तक हमें क्रेडिट चाहिए। अगर मैंने 5 लाख का चेक दिया हुआ है किसी को, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए हैं तो 2.5 लाख रुपए बैंक अपनी तरफ से लगाकर उस 5 लाख के चेक को प्रोसेस कर देती है और जैसे ही हमारे बैंक में 2.5 लाख रुपए आते हैं तो वो अपना ब्याज सहित 2.5 लाख रुपए डिडक्ट कर लेती है। तो इस प्रकार से ओसीसी और ओडी अकाउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांच एंड डिविजन्स। ब्रांच एंड डिविजन्स का मतलब यह होता है कि हमारी कंपनी की कितनी ब्रांच एंड डिविजन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो हम कैपिटल रिसीव करते हैं, जो हम अपना पैसा एज ए कैपिटल लगाते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट
कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जितना भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा वो अंडर कैश इन हैंड होगा। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का मतलब ये होता है कि कंपनी की ऐसी सारी चीजें जो आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाती हैं वो करंट एसेट्स कहलाती हैं। जैसे सबसे पहले कस्टमर, जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, जो कस्टमर है, जो बैंक है, जो हमारा रेडी टू यूज फिनिश गुड्स है, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, करंट एसेट्स कहलाता है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अभी हमारी कंपनी को करंटली कितना पैसा देना है, चाहे वो लोन्स एंड लायबिलिटी, चाहे वो लोन्स हो, चाहे ईपीएफ हो, चाहे पीएफ हो, चाहे फंड हो, बोनस हो, ईएसआई हो, सैलरी हो या टैक्स हो, ये सारी चीजें अंडर करंट लायबिलिटी के अंडर आती हैं। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जहां पर हमने अपना पैसा एज ए डिपॉजिट कर रखा है। आप समझे कि जैसे कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए मुझे बिजली का कनेक्शन लेना है, तो बिजली का कनेक्शन लेना है तो सरकार बोलती है या डिपार्टमेंट बोलता है कि सबसे पहले 50,000 सिक्योरिटी आप डिपॉजिट कर दीजिए, 50,000 सिक्योरिटी आप डिपॉजिट कर दीजिए, फिर उसके बाद ही आप कनेक्शन ले सकते हैं। सेम ऐसे अगर आप शहर में जाते हैं, अगर आपको किसी का घर किराए पे लेना है या अपने ऑफिस के लिए कोई बिल्डिंग किराए पे लेनी है, तो आपको वहां पर 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का किराया आपको क्या करना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है। वो एज ए डिपॉजिट रहता है, वो एज ए डिपॉजिट मनी होता है, तो इसको हम डिपॉजिट एसेट्स बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस, किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस पर किया गया खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। डायरेक्ट इनकम, किसी भी गुड्स या सर्विस पर जो हम इनडायरेक्टली चार्ज लगा देते हैं या एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनकम कहलाता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बात करें तो जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, सबसे पहला अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी है। जीएसटी के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। CGST denotes for central goods and service tax, SGST denotes for state goods and service tax, IGST denotes for integrated goods and service tax। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जो जीएसटी है, अगर हम अपने ही स्टेट के अंदर किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। अगर हम किसी भी गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट से बाहर से चाहे परचेज कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, IGST एप्लीकेबल होगा। एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस डायरेक्ट का मतलब किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस पर परचेज करते वक्त जो खर्च लगता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट कहलाता है। एक्सपेंस इनडायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी गुड्स हमने बेचा और उस पर अगर कस्टमर बोलता है कि आप इस सामान को मेरे घर पहुंचा दीजिए, इस सामान को मेरे घर पहुंचा दीजिए, इसमें थोड़ी सी आपके द्वारा मुझे मदद चाहिए, तो उस पर जो 100, 200, 400 जो किराया होगा, अगर वो बियर नहीं करता है, अगर मुझे अपना सामान बेचना है तो मुझे उसको बियर करना ही होगा, चाहे मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम ही हो, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो सामान हम कंपनी में परचेज करते हैं वो क्या कहलाता है, फिक्स एसेट कहलाता है। जैसे ऑफिस कंप्यूटर, ऑफिस मशीनरी, ऑफिस एसी, ऑफिस व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर, फिक्सचर, लाइटिंग्स, जो भी सारी चीजें हैं कि जिसके बगैर ऑफिस रन नहीं कर सकता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फिक्स एसेट कहलाती हैं। इनकम डायरेक्ट या इनकम इनडायरेक्ट, जो हमारे सेल या परचेज के बाद जो हमें पैसा प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यह होता है कि किसी भी लाभ को कमाने के लिए, किसी भी लाभ को, इसके पहले भी आपने देखा था डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वहां पर हम परचेजिंग और सेल पर, परचेजिंग पर, चाहे सर्विस परचेज कर रहे हो चाहे गुड्स परचेज कर रहे हो, वहां पर जो हम पैसा खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है किसी भी लाभ को कमाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, अगर आप किसी मार्केट से उसको परचेज करके लाए और परचेज करने के बाद मान लीजिए 10,000 का कंप्यूटर ले आए और 2,000 रुपए उसको आपके ऑफिस तक लाने के लिए लग गया, तो वो 2,000 जो लगा है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। जो टोटल कंप्यूटर की वैल्यू हो जाएगी वो 12,000 होगी, लेकिन कंप्यूटर को बेचने के लिए हमें ऑफिस चाहिए, उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए, आने जाने का खर्चा, वो सारा खर्चा जो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। मींस अगर मैं एक लाइन में बोलूं
तो किसी भी लाभ को कमाने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं, किसी भी लाभ को कमाने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं वो कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब यह होता है एक ऐसी इनकम जिसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था बट वो हमें रिसीव हो गई है, तो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि मैंने यहां पर कुछ उदाहरण लिए। इनकम फ्रॉम पेटेंट्स, पेटेंट्स का मतलब ये होता है कोई ब्रांड है उसमें से हमें अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यूट्यूब से हमें पैसा मिल गया। कैशबैक रिवार्ड्स फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे जो हमने खर्च किए थे उस पर मुझे कुछ कैशबैक मिल गया। रेफरल बोनस, कुछ मुझे बोनस मिल गया। इनकम फ्रॉम सेलिंग फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स को वेबसाइट एंड रेवेन्यू, किसी वेबसाइट से हमें रेवेन्यू मिल गया। ऑनलाइन कोर्स से अगर हमने कुछ परचेज किया है तो वहां से मुझे इनकम हो गई। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं? कुछ इंटरेस्ट हो गया, कुछ बैंक इंटरेस्ट हो गया, इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स हो गया है, गेम्स फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। मीन्स कि ये सारी हमारी क्या होती हैं? इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपनी कंपनी का पैसा कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर हमें कंपनी का जो हमारा मूलधन है वो तो वापस ही होता है बट उसके साथ एक अच्छा ब्याज और एक अच्छा रिटर्न हमें प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस एसेट। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट का मतलब यह होता है कि हमने अपनी कंपनी से किसी को लोन के रूप में पैसा दे रखा है, वो क्या कहलाता है? लोन्स एंड एडवांसेस एसेट कहलाता है। अगर हम अपनी कंपनी से पैसा किसी को दे रहे हैं तो वो हमारी कंपनी के लिए एसेट होता है, इसीलिए लोन्स एंड एडवांसेस एसेट। नेक्स्ट पॉइंट है लोन्स एंड लायबिलिटी। लोन्स एंड लायबिलिटी का मतलब यह होता है कि हमारी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है या हमने किसी से पैसा एज ए लोन ले रखा है। लोन मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो लोन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है और एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। इसी को अगर मैं एक पॉइंट से और डिफाइन करूं तो शॉर्ट टर्म लोन को हम फैमिली एंड फ्रेंड से और तथा लॉन्ग टर्म लोन को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, शॉर्ट टर्म लोन किसी भी फैमिली या फ्रेंड से लिया जाने वाला लोन क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिससेलियस एक्सपेंस एसेट। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं? हमारी कंपनी के लिए तो खर्चे ही होते हैं लेकिन वो एक एसेट का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? एसेट का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी काम के लिए कोई आपसे मिलने आया, आपने उसको चाय पानी या उसको नाश्ता कराया, फिर इनकेस कभी आपको उस व्यक्ति की जरूरत पड़ गई या उस कंपनी की जरूरत पड़ गई तो अगर आप उसको बोलते हैं कि सर मेरा ये काम रुका हुआ है, तो वो काम कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ आपका काम क्या करेगा? वो कर देगा। तो इसीलिए एक्सपेंस होता है और एक प्रकार से एसेट भी होता है। नेक्स्ट है प्रोविजंस। यहां पर अनुमान लगा पाते हैं कि अगले 6 महीने में अगर हम प्रोविजन में कुछ 6 महीने में या 1 साल में कुछ काम करना है तो हम कुछ पैसा धीरे धीरे प्रोविजंस में डालते रहते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा पैसा पूर्ण होता है या जैसे हमारा टाइम कंप्लीट होता है हम उस पैसे को यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारा वर्कआउट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज अकाउंट। किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस की परचेजिंग के लिए हम परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस एक कोटा होता है जिसमें क्या करते हैं? हम अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में डालते रहते हैं, जिससे कि इन केस कंपनी में मान लीजिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने का अगर रिसेशन आ गया है या कंपनी घाटे में है तो हम उसी रिजर्व एंड सरप्लस से हम अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं? कंपनी के एम्प्लॉय को पे कर सकते हैं और कंपनी को चलाने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो इसको गुल्लक बोलते हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का तात्पर्य है कि जैसे कंपनी की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, उसके बाद जैसे ही हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे ही हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ जैसे ही हमारा फाइनल होता है, उसके टैक्स देने के बाद, सब कुछ एक्सपेंस काटने के बाद जो पैसा हमारा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिटेन अर्निंग कहलाता है। जो रिटेन अर्निंग होता है हम उससे भी क्या कर सकते हैं? अपने कैपिटल में पैसा दोबारा लगा सकते हैं। इसको हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का तात्पर्य है किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को बेचना, अंडर सेल्स अकाउंट होगा। सिक्योर लोन।
सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, इसके पहले अभी हमने बात की थी यहां पर लोन्स एंड लायबिलिटी की, लोन्स एंड लायबिलिटी की। तो जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो अनसिक्योर लोन कहलाता है और जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वही सिक्योर लोन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक इन हैंड। हमारी कंपनी में जो भी मटेरियल है, जो भी सामान है, जो भी हमारे पास रखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का तात्पर्य है कि किसी भी गुड्स, चाहे कोई गुड सप्लायर हो चाहे कोई सर्विस सप्लायर हो, मीन्स कि जो भी हमें चाहे गुड्स चाहे सर्विस सप्लाई करता है उसको हम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री डेब्टर का तात्पर्य है कि जो भी हमारा कस्टमर है, जो भी हमारा कस्टमर है, चाहे हम उसको सर्विस दे रहे हैं चाहे हम उसको कोई गुड्स बेच रहे हैं, मीन्स कि अगर हम परचेज की बात करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर और अगर हम सेल की बात करेंगे तो सन्ड्री डेब्टर। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि हमें नहीं मालूम है और हमने रिसीव किया है तो हम उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के ग्रुप में डाल देंगे और जैसे ही कभी एक महीने में, एक हफ्ते में, 15 दिन में कोई भी बोलता है कि हमने आपको पैसा दे दिया है तो हम अपने उस सस्पेंस अकाउंट वाले वाउचर से मैच करेंगे। अगर उसकी डिटेल्स हमारे सस्पेंस अकाउंट के वाउचर से मैच करती है तो हम उस सस्पेंस अकाउंट के वाउचर को हम जनरल वाउचर में क्या करेंगे या ओरिजिनल वाउचर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन मैंने बताया किसी भी फैमिली या फ्रेंड से शॉर्ट टर्म लोन को भी अनसिक्योर लोन बोलते हैं। किसी भी फैमिली या फ्रेंड से लिया जाने वाला लोन क्या कहलाता है, अनसिक्योर लोन कहलाता है, जो कि 1 साल के अंदर चुका दिया जाए, दैट्स कॉल्ड अनसिक्योर लोन। मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करता हूं। आपने अभी यहां पर ग्रुप के बारे में सीखा कि ग्रुप क्या होता है, किस ग्रुप का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर। लेजर पे हम क्लिक करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट लेजर है, अभी कैश लेजर बना हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर है, 2 यहां पर लेजर है। अगर हम करेंसी सिंबल की बात करें तो जो हमारा करेंसी का बेस सिंबल है वो रुपीज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप पे जैसे ही हमने एंट्री किया तो जितने भी प्रकार के हमारे यहां पर जो सिस्टम जनरेटेड वाउचर्स टाइप हैं वो क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रा की बात करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब यह होता है कि मान लीजिए हमारी कंपनी में 4 बैंक अकाउंट हैं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करते हैं या इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस प्रकार की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अगर आप इसको सीधे सरल भाषा में समझना चाहें तो आप साइड की जेब से निकाल के पैसा ऊपर वाली जेब में रख लीजिए या ऊपर वाली जेब से निकाल के साइड वाली जेब में रख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 100 रुपए और 200 रुपए या 300 रुपए अलग अलग जगह हैं तो वो इकट्ठे हो गए, बट हमारे पास टोटल के टोटल 500 रुपए ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, अगर हमने अपने कस्टमर को कोई सामान बेच रखा है, उस सामान को इनकेस कुछ खराब है तो उस सामान को अगर हम वापस लेते हैं तो अपने कस्टमर को हम क्रेडिट नोट जारी करते हैं। और उसके बाद डेबिट नोट, जो सामान ने अपने कस्टमर से वापस लिया है उस सामान को, जाहिर सी बात है कि हमने किसी से परचेज किया होगा। अगर मैं ट्रेडर हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गोडाउन में जाएगा, स्क्रैप में बिकेगा। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैंने अपने कस्टमर से सामान लिया तो उसको मैंने क्रेडिट नोट जारी किया और मैं अपने सप्लायर को दोबारा मैं सामान वापस भेज दूंगा तो उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट नोट जारी करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट वाउचर का उपयोग हम तब करते हैं कस्टमर को सेल ऑर्डर पोस्ट कर रखा है, सेल ऑर्डर उसका प्रोसेस कर रखा है और उसको हम जब सामान भेजते हैं तो डिलीवरी नोट के जरिए हम उसको सामान भेजते हैं। जर्नल वाउचर की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट के लिए हमेशा जर्नल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल इन। मटेरियल इन और मटेरियल आउट की एंट्री हम जॉब वर्क के लिए करते हैं। मान लीजिए मुझे सामान क्या करना है कि अगर मैं जॉब वर्क इन की बात करूं तो सबसे पहले मैं अपनी पार्टी से या अपने कस्टमर से उसको सामान बनाने के लिए ऑर्डर लेता हूं, फिर उसके बाद मटेरियल अपनी कंपनी में सामान को लेने के लिए या रिसीव करने के लिए मटेरियल इन, और अपनी कंपनी से सामान को वापस भेजने के लिए हम मटेरियल आउट वाउचर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर कुछ ऐसे खर्चे जो नहीं पता होते हैं कि कितने लगने हैं कितने नहीं लगने हैं, तो इस प्रकार के वाउचर को हम मेमोरेंडम वाउचर में पहले एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है हम उसको जर्नल वाउचर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट।
पेमेंट वाउचर मीन्स पैसे देने, अपनी कंपनी से किसी को भी, चाहे गुड्स के लिए, चाहे सर्विस के लिए, चाहे सैलरी के लिए, चाहे टैक्स के लिए, किसी भी प्रकार के पैसे देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेमेंट वाउचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक का मतलब यह होता है कि हमारे गोडाउन में या हमारे ऑफिस में कौन सा कितना सामान पड़ा हुआ है, क्या कहलाता है, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर या फिजिकल स्टॉक कहलाता है। परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को परचेज करने के लिए हम परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। परचेज ऑर्डर, किसी भी पार्टी से सामान को परचेज करने के लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट नोट, किसी भी प्रकार के पैसे को अपनी कंपनी में रिसीव करने के लिए, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लोन्स एंड लायबिलिटी हो, चाहे वो मेरी सेल का हो, चाहे मेरी सर्विस का हो, किसी भी प्रकार के पैसे को अपनी कंपनी में रिसीव करने के लिए मैं रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट नोट, परचेज ऑर्डर जो हमने अपनी पार्टी को प्रोसेस कर रखा है, उस सामान को रिसीव करने के लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसिप्ट नोट वाउचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन अभी आपने देखा था, यहां पर हमने डिलीवरी नोट बताया था कि डिलीवरी नोट हम अपने कस्टमर को सामान को भेजने के लिए डिलीवरी नोट वाउचर का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई एक पार्टी है, मैंने उसको 100 पीस भेजा हुआ लेकिन 4 पीस उसमें से खराब हुआ है, 4 पीस खराब हुआ है और हमने सेल नहीं प्रोसेस कर रखा है, तो उस कंडीशन पर हम अपनी पार्टी से क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्शन इन वाउचर के तहत, मान लीजिए वो 4 पीस खराब हुआ या 5 पीस खराब हुआ, तो उस 5 पीस को हम दोबारा रिसीव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज, रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज, जो सामान हमने मान लीजिए 5 पीस वापस लिया हुआ है, तो जो भी हमारा सप्लायर था या जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर था जिससे हमने सामान को परचेज किया था, अगर हमने अपने अकाउंट में परचेज में पोस्ट नहीं किया है, अगर हमने अपने अकाउंट में परचेज वाउचर में पोस्ट नहीं किया है, तो उसी कंडीशन पर हम अपने सप्लायर को रिजेक्शन आउट का वाउचर प्रोसेस करेंगे। अगर हमने परचेज पोस्ट कर रखा है तो उसको हम डेबिट नोट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को अगर हमने सेल नोट जारी कर रखा है तो क्रेडिट नोट जारी करेंगे, अगर सेल नोट जारी नहीं कर रखा है तो रिजेक्शन इन वाउचर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स जर्नल। रिवर्स जर्नल का यूज हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस कंडीशन पर करते हैं जब मुझे अगले 5 महीने, 6 महीने या 7 महीने, 8 महीने के बाद हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा। अगर इसी तरह से हमारा सेल या परचेज चलता रहा तो हमारी कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा, तो उसके जरिए हम यह पता लगा पाते हैं कि अगले 6 महीने में हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, और फिर उसके बाद हम कुछ क्या नया कर सकते हैं, कुछ सुधार क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हैं, जहां पर जिस लूप होल को करेक्ट करने की आवश्यकता होती है, देन हम उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाउचर टाइप है सेल। सेल मीन्स सेल, चाहे किसी भी प्रकार का गुड सेल करना है, चाहे सर्विस सेल करना है। सेल ऑर्डर, अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि, मान लीजिए कि हम कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, किसी ने बोला कि हमें 50 कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि ऐसा कीजिए कि आप मुझे जो है, पार्टी हमारी हमें परचेज ऑर्डर देगी, हमारे लिए वो सेल ऑर्डर होगा, और हम अपने जो गोडाउन डिपार्टमेंट है उसको बोलेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसको बोलेंगे कि 50 पीस का हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है और इतने दिन के अंदर में ये 50 पीस हमारे रेडी हो जाने चाहिए। दैट्स कॉल्ड सेल ऑर्डर। स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल का यूज, स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज हम अपने गोडाउन के सामान को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट करने के लिए स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप थे, इनका यूज क्या होगा और इनका यूज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं। मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप की किया, और अगर हम इन्वेंट्री मास्टर की बात करें तो स्टॉक ग्रुप देखेंगे, तो स्टॉक ग्रुप में अभी कुछ भी क्रिएट नहीं किया गया है, स्टॉक कैटेगरी में कुछ नहीं, स्टॉक आइटम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी फ्रेश कंपनी है। यूनिट्स, गोडाउन, इन्वेंट्री मास्टर और अकाउंटिंग मास्टर, इन सबको हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, सीखेंगे। जो लेजर और जो वाउचर टाइप था, ये दोनों इंपॉर्टेंट था। हम गेटवे ऐप टैली से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स एच प्रेस करते हैं और लेजर्स पे हमने क्लिक किया। यहां पर हम लेजर्स और सब लेजर्स के बारे में सीखेंगे। यहां पर देखेंगे कि जो एसेट होते हैं, जो एसेट के सब लेजर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला यहां पर करंट एसेट्स है, बैंक अकाउंट्स है, कैश इन हैंड है, कैश है, डिपॉजिट एसेट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट है, स्टॉक इन हैंड, सन्डी डेप्टर, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और मिससेलियस एक्सपेंस एसेट
हाँ, ये सारे क्या होते हैं, एसेट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कंपनी की क्या क्या लायबिलिटी होती है, ब्रांच एंड डिविजन्स। ब्रांच एंड डिविजन्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारी कंपनी की कोई और ब्रांच है तो उस कंपनी का, उस ब्रांच का जो भी खर्चा है वो हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसको बियर करेगी, इसीलिए क्या होता है, ब्रांच एंड डिविजन्स लायबिलिटी होता है। कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सिंडिकेटर्स, लोन्स लायबिलिटी, बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लायबिलिटी के हमारे सब लेजर्स होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज अकाउंट, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस के लेजर होते हैं। अगर हम इनकम लेजर की बात करें तो इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और सेल अकाउंट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनकम के लेजर्स होते हैं। मैं बैक कर लिया और नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, वाउचर। वाउचर टाइप, वाउचर टाइप कहते हैं सबसे, यहां पर जो जितने भी वाउचर्स हैं लगभग 2-3 को छोड़कर सबके बारे में हमने पढ़ लिया है या पढ़ चुके हैं। सबसे पहला यहां पर है अटेंडेंस वाउचर। अगर आप अपनी कंपनी में पेरोल यूज करते हैं तो अटेंडेंस को लगाने के लिए हम अटेंडेंस वाउचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंडेंस के बाद मैं यहां पर पेरोल की बात करूंगा कि अगर हम सैलरी स्लिप देते हैं अपनी कंपनी से तो अटेंडेंस के बाद हम क्या करते हैं, सैलरी पेरोल यूज करते हैं, पेरोल वाउचर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं करेंसी पे आता हूं तो करेंसी, बेस करेंसी सिंपल है। अगर हम बजट्स की बात करें तो अभी इस पे कुछ नहीं, सिनारियो में भी हमने कुछ नहीं क्रिएट किया हुआ है। अगर हम स्टॉक ग्रुप की बात करें, स्टॉक आइटम की बात करें तो अभी इसमें से हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ। हम एक एक पॉइंट धीरे धीरे क्रिएट करेंगे और एंट्री करते हुए सारे ऑप्शंस को सीखते हुए चलेंगे। मैं नेक्स्ट पॉइंट जाता हूं, वी फॉर वाउचर। अगर मुझे पेमेंट वाउचर यूज करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से V+F5 पेमेंट वाउचर, V+F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट वाउचर, F7 फॉर जर्नल वाउचर, F8 फॉर सेल्स वाउचर, V+F9, आपको V सब के पहले लगाना, V+F9 फॉर परचेज वाउचर और V+F10 फॉर लिस्ट ऑफ अदर्स वाउचर। अगर आपकी कंपनी में कुछ वाउचर एक्टिवेट नहीं है तो V+F10 यूज करेंगे। शो इनएक्टिव पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी वाउचर हाईलाइट हैं वो तो एक्टिवेट हैं, बट जो नहीं हाईलाइट हैं उनको सबको हम एक एक को एक्टिवेट करेंगे, एक एक को सीखेंगे। और साथ में मैं आपको एक पॉइंट ये भी बताना चाहूंगा कि यहां पर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर यूज करने के लिए सिंपल V+F4 और क्रेडिट नोट यूज करने के लिए V+Alt+F6, डेबिट नोट यूज करने के लिए V+Alt+F5, जर्नल के लिए V+F7, मेमोरेंडम के लिए, मेमोरेंडम डायरेक्ट है, पेमेंट के लिए V+F5, परचेज के लिए V+F9, रिसिप्ट के लिए V+F6, रिवर्सिंग जर्नल का भी डायरेक्ट रिवर्सिंग जर्नल होता है, सेल्स के लिए V+F8, डिलीवरी नोट के लिए V+Alt+F8, फिजिकल स्टॉक के लिए Ctrl+F7, रिसिप्ट नोट के लिए V+Alt+F9, रिजेक्शन इन के लिए V+Ctrl+F6, रिजेक्शन आउट के लिए V+Ctrl+F5, स्टॉक जर्नल के लिए V+Alt+F7, जॉब वर्क इन, जॉब वर्क आउट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट को डायरेक्ट V10 का, V+F10 का यूज करते हुए आप डायरेक्ट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर के लिए V+Ctrl+F9, सेल्स ऑर्डर के लिए V+Ctrl+F8, अटेंडेंस भी डायरेक्ट यूज होगा और पेरोल के लिए V+Ctrl+F4। नेक्स्ट चैप्टर हम कैपिटल सीखेंगे। मैं कैपिटल के बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैपिटल होता क्या है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा हम कंपनी में लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का तात्पर्य होता है कि जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनका जो लेजर होता है उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं, वो अंडर कैपिटल लिखा जाता है। अगर हम टाइप ऑफ कैपिटल की बात करें तो टाइप ऑफ कैपिटल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ऑनर फंड, मींस कि एक ही बंदे ने कंपनी में पूरा अपना पैसा लगाया है। दूसरा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए 5 लाख किसी ने दिया हुआ है तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट आएगा उनके 5 लाख के रेशियो के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। तीसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब यह होता है कि मैं 10% अपने बिजनेस का मैं 10% या 20% या 15% लूंगा, आप चाहे लॉस में रहें चाहे घाटे में रहें, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम यहां पर सबसे पहले लेजर क्रिएट करते हुए कैपिटल की एंट्री करेंगे। मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूं, C फॉर क्रिएट, और मैं यहां से जाता हूं क्रिएट लेजर और मैंने यहां पे
बैंक ऑफ इंडिया लेजर क्रिएट किया, मैं बैंक क्रिएट करूंगा, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट, कोई सा भी बैंक होगा, अगर आपका सिंपल बैंक है, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, आप उसको बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। आप यहां पर अकाउंट नंबर अपना लिखेंगे, आईएफएससी कोड, बैंक का स्विफ्ट कोड, बैंक का नेम, बैंक का ब्रांच, ये सारी चीजें यहां पर फिल करते हुए आप कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया। एक मैं कैपिटल बना लेता हूं, देवराज मौर्य कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और यहां पर अंडर मैं कैपिटल रखता हूं। कैपिटल अकाउंट जो ग्रुप है, जो पैसा लगा रहा है देवराज मौर्य का, यहां पर ये कैपिटल जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग में लग रहा है, तो जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग में देवराज मौर्य का कैपिटल अकाउंट हुआ। ये कंट्रोल ए करके मैंने डेटा को सेव कर दिया। शिवांगी मौर्य कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल, दो मैंने लेजर बनाया हुआ, एक बैंक का, दो यहां पर कैपिटल का, एक बैंक और बना लेता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए, मैंने डेटा को सेव कर दिया है। अगर मुझे सबसे पहले अगर मुझे यहां पर लेजर देखना है कि जो लेजर हमने बनाया वो कहां गया, तो हम अपने कीबोर्ड से DAL प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, देवराज मौर्य कैपिटल अकाउंट और शिवांगी मौर्य कैपिटल अकाउंट। कैश और प्रॉफिट लॉस, यहां कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर प्री डिफाइंड होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है, वो पहले से ही जब हम टैली को यहां पर सेटअप करते हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिक यहां पर क्रिएट होके आ जाता है। अब मैं यहां से अपने कीबोर्ड से V फॉर वाउचर प्रेस करूंगा। मुझे पैसे रिसीव करने हैं अपनी कंपनी में, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो कंपनी को चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो मैं V फॉर वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट वाउचर, मैं पहले से ही रिसिप्ट वाउचर हूं। मान लीजिए मैं किसी और, मैंने F4 प्रेस किया, कॉन्ट्रा वाउचर पे आ गए, मैं F6 करता हूं रिसिप्ट वाउचर। मैं अपनी कीबोर्ड से स्पेस प्रेस किया तो जो लिस्ट ऑफ वाउचर्स हैं वो यहां पर क्या हो गए, जो बैंक के लिस्ट ऑफ वाउचर्स हैं वो यहां पर आ गए हैं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा, अपनी हमारी कंपनी का जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स देखते हैं कि जो कैपिटल है या जो भी लेजर बना हुआ है। मैं देवराज मौर्य कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए हमने लगाया कंपनी में, और फिर उसके बाद मैं इसको स्पेस दबाया, ई फंड ट्रांसफर लिख देता हूं, मैं ई फंड ट्रांसफर, और यहां पर मैं ट्रांजेक्शन नंबर लिख देता हूं, ALTC स्पेस दबाया, स्पेसिफाई बैंक नेम, और यहां पे बैंक ऑफ इंडिया। मैंने अपने बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ जीएस कंप्यूटर के बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में 5 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एज कैपिटल, being amount received as capital, white transaction number, this one, dated 1/4/26, कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया। एक एंट्री मैं और करता हूं, मैं इस बार बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया शिवांगी मौर्य कैपिटल अकाउंट 5 लाख, और फिर इसको इस बार मैं चेक करता हूं, इसको चेक या DD 6 नंबर का चेक संख्या होता है, स्पेसिफाई बैंक नेम, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से पैसा आ रहा है। being amount received as capital, void check number, dated, कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। लास्ट एंट्री को अगर आपको देखना है तो आप अपने कीबोर्ड से पेज अप की का यूज कर देंगे,
तो आपको लास्ट एंट्री यहां पर दिख जाएगी। मैं आपको एक पॉइंट और यहां पर बताना चाहता हूं। मैं बी फॉर बैलेंस शीट प्रेस किया, Alt + F1। यहां पर आप देखेंगे कि जो भी कंपनी का इन्वेस्टर होता है, जो भी कंपनी में इन्वेस्टर होता है, वो एक अलग एंटिटी होता है और जो कंपनी है वो अलग एंटिटी है। जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो अलग बिहेव किए जाएंगे। कंपनी अपने आप में एक बिजनेस एंटिटी है, और जो लोग कंपनी में एज ए कैपिटल पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी कहलाते हैं, और जो कंपनी होती है वो बिजनेस एंटिटी कहलाती है। और इसी प्रकार मैं यहां पर DAC कैश देखता हूं तो आप देखेंगे कैश में हमारे पास बैंक अकाउंट में 10 लाख है, 5 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा में है और 5 लाख बैंक ऑफ इंडिया में है। और फिर उसके बाद अगर मुझे कैपिटल का देखना है, DAG ग्रुप मैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर हमने ओपन किया है और हम देखेंगे कि यहां पर 2 लोगों ने कंपनी में पैसा क्या किया हुआ है, 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर सीखते हैं लोन्स एंड लायबिलिटी। लोन्स एंड लायबिलिटी जो कि हमारे बैलेंस शीट, बी फॉर बैलेंस शीट, Alt + F1। आप देखेंगे कि यहां पर लोन्स एंड लायबिलिटी वाला सेक्शन है। लोन्स एंड लायबिलिटी 2 प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो लॉन्ग टर्म लोन किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाने वाला लोन क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, जिस पर हम कुछ ना कुछ क्या होता है, गिरवी रखा हुआ होता है, ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक में हम उसको क्या करते हैं, पे करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। शॉर्ट टर्म लोन की बात करें, किसी भी फैमिली या फ्रेंड से लिया जाने वाला लोन जिसको हम 1 साल के अंदर में क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है, जिस पर कोई भी आइटम हमारा गिरवी नहीं रखा हुआ होता है। मैं एस्केप करता हूं यहां पर और V फॉर वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट्स, स्पेस दबाया, बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लिया, Alt C, HDFC बैंक लिमिटेड, खाता संख्या मैंने डमी खाता संख्या लिख दिया और इसको मैंने कर दिया सिक्योर लोन। मैं यहां पे लिख देता हूं सिक्योर लोन, कंट्रोल A, डेटा को सेव कर दिया यहां पर, और मैं यहां से 2 लाख रुपए सिक्योर लोन ले लेता हूं। ई फंड ट्रांसफर, और यहां पर मैंने ट्रांजैक्शन नंबर लिख दिया है और स्पेस दबाया, स्पेसिफाई बैंक नेम। जाहिर सी बात है कि HDFC बैंक लोन दे रहा है तो HDFC के अपने अकाउंट से पैसा हमारे पास आ रहा है। HDFC बैंक लिमिटेड, being amount received as long term loan, wide transaction number, dated 1/4/26, और मैंने वाईफाई कर दिया या कंट्रोल A कर दिया। लास्ट एक्शन को देखने के लिए आप पेज अप की का यूज कर सकते हैं। और अभी मैं यहां से इसको दिखाता हूं, बी फॉर बैलेंस शीट, Alt + F1। तो आप देखेंगे कि लोन्स एंड लायबिलिटी में सिक्योर लोन जो है वो यहां पर क्या हो गया है, आ चुका है। अगर मैं इस वाउचर पर ऐसे क्लिक करता हूं या एंटर करता हूं तो बता रहा है कि सिक्योर लोन है, GS कंप्यूटर ट्रेनिंग ने लिया हुआ है, और किससे लिया हुआ है, HDFC बैंक लिमिटेड से, जिसका खाता संख्या है 23, जो लोन संख्या है 2354 है या 2354 है। यहां से आप एंटर करते हुए वाउचर के एंड तक पहुंच सकते हैं। मैं एस्केप करता हूं, मैं एक एंट्री और करता हूं, एस्केप करते गेटवे ऑफ टैली, V फॉर वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट वाउचर, और इस बार मैं बैंक ऑफ इंडिया, Alt C, ICICI बैंक, मैंने खाता संख्या, और यहां पर भी मैं इसको सिक्योर लोन कर देता हूं, कंट्रोल A, 1 लाख रुपए बाय ई फंड ट्रांसफर। मैंने ट्रांजैक्शन नंबर यहां पर डमी ट्रांजैक्शन नंबर, स्पेस प्रेस किया, स्पेसिफाई बैंक नेम, ICICI बैंक,
ICICI बैंक से पैसा आ रहा है। कंट्रोल R से हम नरेशन को रिपीट कर सकते हैं और मैं यहाँ पर इसको बदल सकता हूँ। जो हमारा डेटा है फ्रैक्शन डेटा है, एक्सटेम्पोर डेटा है, कंट्रोल लेकर के कंट्रोल R से आप नरेशन को क्या कर सकते हैं, रिपीट। अगर आपको सेम नरेशन बार बार लिखनी है तो आप नरेशन को ऐसे रिपीट कर सकते हैं। और स्किप कर दिया मैंने। बिफोर बैलेंस शीट अल्ट प्लस पे आप देखेंगे कि जो सिक्योर लोन है हमारे पास कितना हो गया है, 3 लाख रुपए हो गया है। और HDFC बैंक से हमने 2 लाख रुपए लिए हुए हैं और ICICI बैंक लिमिटेड से 1 लाख रुपए लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन या अनसिक्योर लोन की बात करते हैं। फॉर वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट। मैंने जैसे पहले आपको बताया हुआ है कि अनसिक्योर लोन किसी भी फैमिली या फ्रेंड से लिया जाने वाला लोन अनसिक्योर लोन कहलाता है। अभयराज मौर्य, लोन्स एंड लायबिलिटी लिख देता हूं। लोन्स एंड लायबिलिटी, अनसिक्योर लोन कंट्रोल A 50,000 हमने ले लिया। यहां पर UPI से हमने पैसे रिसीव किए हुए हैं, UPI ID, और यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर भी एंटर कर देते हैं। कंट्रोल R रिपीट नरेशन कर दिया। कंट्रोल A से डेटा को हमने सेव कर दिया। मैं एक एंट्री और कर लेता हूं। बैंक ऑफ इंडिया, इस बार कैश ले लेता हूं किसी से 20,000। कैश नहीं लेंगे 20,000। अल्ट C, लोन्स एंड लायबिलिटी, अनसिक्योर लोन कंट्रोल A कर दिया है। 1 लाख हमने यहाँ पर लिया है और इसको मैं एक बार कर देता हूँ ई फंड ट्रांसफर। ई फंड ट्रांसफर से हमने अपनी कंपनी में पैसा रिसीव किया GS कंप्यूटर में। ट्रांजेक्शन नंबर, स्पेस दबाया, स्पेसिफाई बैंक नेम, बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक। कंट्रोल R करके रिपीट नरेशन कर दिया। आप यहाँ पर नरेशन को आपको हर बार बदलना होगा। मैंने एक डमी नरेशन लिख रखा है। बिफोर बैलेंस शीट अल्ट प्लस F1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिक्योर लोन है वो 3 लाख रुपए है और जो अनसिक्योर लोन है वो 1.5 लाख रुपए है। जो टोटल हमारी कंपनी की लोन्स एंड लायबिलिटी है वो 4.5 लाख रुपए है। अगर हम टोटल कंपनी की लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 14,50,000 रुपए है और जो हमारी कंपनी के पास एसेट है वो 14,50,000 रुपए है। फिक्स एसेट, अभी हम कंपनी के बैलेंस शीट पे हैं। मैं अल्ट प्लस F1 डिटेल पे जाता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिक्स एसेट अभी नहीं है। एसेट साइड में अभी हमारे पास सिर्फ बैंक बैलेंस है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि फिक्स एसेट होता क्या है। फिक्स एसेट कंपनी की ऐसी सारी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म कंपनी को चलाने में मदद करती हैं। सालों साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने दिनों तक कंपनी को चलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। फिक्स एसेट में अगर हम टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, फर्नीचर, फिक्सचर्स, लाइटिंग, मशीनरी, टूल्स, ऑफिस कंप्यूटर, ऑफिस प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर और ऑफिस कार, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, फिक्स एसेट कहलाती हैं। अगर हम फिक्स एसेट में इनटेंजिबल एसेट की बात करें जिसको हम छू नहीं, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे पेटेंट, किसी कंपनी का पेटेंट या ब्रांड या सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं, हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं या इनटेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं। मैं बैक करता हूं और सबसे पहले बी फॉर वाउचर और मैं अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा और कंट्रोल प्लस H अकाउंटिंग इनवॉइस पे मैं यहां पर एक लिख लेता हूं, परचेज अकाउंट /APR/001 और पार्टी का नाम लिख देता हूं मैं गौतम बजाज। सन्ड्री क्रेडिटर यूपी में है हमारी पार्टी, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश अल्ट C, प्लेटिना बाइक और 110cc
और इसको जो मैं आइटम परचेज करने जा रहा हूं इसको अंडर फिक्स एसेट रखेंगे, फिक्स एसेट। और फिर उसके बाद मैं यहां पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर, और फिर उसके बाद मैंने यहां पर स्पेसिफाइड टैक्सेबल, मैं जूम करता हूं कि 18% टैक्स होगा। और यहां पर मुझे डिफाइन करना है कि कैपिटल गुड्स कंट्रोल ए कर लिया हमने, और मैं जूम करता हूं कि 98,000 का मिलेगा, 98,000 का। और यहां पर मैं अल्ट CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सी डिनोट्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स, GST CGST कंट्रोल ए, CGST नहीं आया है, अल्ट C SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST SGST या UTGST भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा जो वर्जन है वो लिमिटेड वर्जन है, एजुकेशनल वर्जन है। मैं यहां पर IGST लगाता हूं। बट अगर आपका गुड्स आप अपने ही स्टेट के अंदर सेल या परचेज कर रहे हैं तो आप वहां पर CGST SGST लगाएंगे। अगर आप स्टेट के बाहर कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आप IGST लगाएंगे। यहां पर हमारी भी कंपनी यूपी में है और हम गौतम बजाज भी हमारे यूपी में है, तो यहां पर CGST और SGST एप्लीकेबल होना चाहिए था। बट यहां पर IGST जो हमारा एजुकेशनल वर्जन है IGST एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम इसको IGST करेंगे, बट आप लोग इसको CGST और SGST करेंगे। और मैं यहां से इंटर करता हूं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, कैपिटल गुड्स परचेज, वाइड इनवॉइस नंबर PA/APR/001, डेटेड 1426, कंट्रोल ए। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, एक अभी मैंने फिक्स एसेट परचेज कर लिया है। मैं बैक करता हूं और मैं B फॉर बैलेंस शीट Alt+F1 करता हूं, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास फिक्स एसेट है प्लेटिना बाइक हमारे ऑफिस के लिए 110 सीसी का 98,000 का हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे परचेज कर लिया है। एक दो आइटम और हम यहाँ पे परचेज करके दिखाते हैं। मैं दोबारा से गेटवे ऐप टैली पे आ गया, V फॉर वाउचर और F9 फॉर परचेज अकाउंट /02 अल्ट C, स्मार्ट फर्नीचर, मैं स्मार्ट फर्नीचर न लिख के राधे कृष्णा फर्नीचर हाउस, सैंड्री करेक्टर राधे कृष्णा फर्नीचर हाउस से हम लोग ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदेंगे। अल्ट C, ऑफिस चेयर, अंडर फिक्स एसेट्स, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, टैक्सेबल। मैं जूम करता हूं 18%, और कैपिटल गुड्स है हमारा, कैपिटल गुड्स है। ऑफिस चेयर मैं जूम करता हूं कि मैंने 45,000 का लिया हुआ है। अल्ट C, ऑफिस फर्नीचर अंडर फिक्स एसेट, स्पेसिफाइड डिटेल हियर और स्पेसिफाइड डिटेल हियर, और यहाँ पर आप इसको टैक्सेबल करेंगे 18%। और फिर उसके बाद कैपिटल गुड्स कर दिया हमने। मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ आपको, ऑफिस फर्नीचर मैं जूम करता हूँ कि मैंने 65,000 का लिया हुआ है। मैं एक पॉइंट और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंक्लूडिंग टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप इंक्लूडिंग, फिर आपको यहाँ पर टैक्स डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसी में टैक्स इंक्लूड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर जो भी आइटम परचेज कर रहा हूँ एक्सक्लूडिंग टैक्स है, टैक्स की एंट्री अभी इसके बाद में होगी। ऑफिस चेयर हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया, बाइक हो गया, अल्ट C, ऑफिस कार हो गया, ऑफिस सीटिंग्स फिक्स एसेट, कैपिटल गुड्स कंट्रोल ए, 36,000 का हमने ऑफिस सीटिंग्स परचेज कर लिया है।
और यहाँ पे मैंने IGST किया, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर IGST है वो यहाँ पर लग गया है। मैं कंट्रोल A करता हूँ और Alt+F ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे आइटम पर यहाँ पर 18% टैक्स लगा हुआ है। मैं दोबारा से गेटवे ऑफ टैली पे आता हूं, अपने कीबोर्ड से B फॉर बैलेंस शीट Alt+F ऑन करता हूं तो आप देखेंगे फिक्स एसेट में हमारे पास 2,44,000 का सामान आ गया है। 45,000 का मेरा ऑफिस चेयर है, ऑफिस फर्नीचर 65,000 का, ऑफिस सीटिंग 36,000 का है, और प्लेटिना बाइक जो इसके पहले हमने खरीदा था 110 सीसी 98,000 का है। एक एंट्री और हम करते हैं, B फॉर वाउचर, F9 फॉर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट /003/APR Alt+C, कूलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल A, उत्तर प्रदेश, शेयर कंडीशनल खरीदेंगे अंडर फिक्स एसेट क्योंकि हमारा फिक्स एसेट है, और एज पर डिटेल्स टैक्सेबल 18% है। कैपिटल गुड्स है हमारा, अंडर कैपिटल गुड्स रखेंगे, और मैंने इसको खरीदा हुआ है 45,360 रुपीज़। IGST मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कंट्रोल A करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। अगर आप लास्ट एंट्री को देखना चाहें तो आप अपने कीबोर्ड से पेज अप की का यूज़ करेंगे। मैं नो करता हूँ यहाँ पर पेज अप, अभी मैं इसको यस कर देता हूँ तो आप देखेंगे ऑफिस एयर कंडीशनर यहाँ पे आ गया है। मैं स्किप करके बैक आता हूँ और फिर उसके बाद दोबारा मैं B फॉर बैलेंस शीट Alt+F1 प्रेस करता हूँ। ये थी हमारी फिक्स एसेट की एंट्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 45,360 का एयर कंडीशनर है, ऑफिस चेयर 45,000 का है, 65,000 का ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस सीटिंग 36,000 का है, और प्लेटिना बाइक 110 सीसी 98,000 का है। जो मेरे पास टोटल फिक्स एसेट है 2,89,360, और इस पर जो टैक्स लगा हुआ है वो 52,084 रुपए लगा हुआ है। यहाँ पर जो टैक्स माइनस दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि परचेजिंग के वक्त हमने इस टैक्स को क्या कर रखा है, पे कर रखा है। जैसे ही अगर हमारा इस पर 1 रुपए भी आगे बढ़ता है 52,084 रुपए 80 पैसे से, मान लीजिए 52,084 रुपए 85 रुपए 80 पैसे हो गया, तो वो जो 1 रुपए होगा या उससे ऊपर जितना भी पैसा होगा उसको हमें पे करना होगा। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर IGST है, मैंने तीन अलग अलग कंपनियों से फिक्स एसेट परचेज किया। गौतम बजाज से मैंने ऑफिस बाइक परचेज किया है, राधा कृष्णा फर्नीचर हाउस से हमने फर्नीचर परचेज किया हुआ है, और कूलटेक प्राइवेट लिमिटेड से हमने ऑफिस एयर कंडीशनर परचेज किया हुआ है। तो जो टोटल टैक्स है वो 52,084 रुपए 80 पैसे है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी लोन्स एंड एडवांसेस एसेट होगी। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट के बारे में जानेंगे और इसकी एंट्री करके देखेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को हम समझते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस एसेट होता क्या है। इसके पहले अभी हमने फिक्स एसेट सीखा है। आप देख रहे हैं कि जो फिक्स एसेट है हमारे पास 2,89,360 रुपए है। फिर उसके बाद जो लोन्स एंड लायबिलिटी है 4,50,000 है, और फिर उसके बाद जो हमारा कैपिटल है वो 10 लाख है। लोन्स एंड लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी ने पैसा लिया हुआ है, ये लायबिलिटी हमारी कंपनी के लिए जिम्मेदारी है या देनदारी है कि 4,50,000 रुपए हमें हमारी कंपनी को वापस करने हैं। लेकिन आज हम अभी सीख रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस एसेट, जहां पर हमारी कंपनी खुद लोगों को क्या करेगी, एडवांस के रूप में पैसा देगी। वो इसलिए दिया जाता है, वो किसी भी पार्टी को दिया जा सकता है, किसी भी कंपनी को दिया जा सकता है जिसकी क्रेडिट अच्छी हो। ऐसा ना हो कि बेईमान आदमी को दे दिया जाए तो कंपनी का पैसा ले डूबे, या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को इन केस ऑफ इमरजेंसी कंपनी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या कंपनी के एम्प्लॉय को बनाए रखने के लिए कि हम उसको एडवांस के रूप में कुछ पैसे दे सकते हैं। मैं स्किप करता हूं V फॉर वाउचर, और मैं F5 फॉर पेमेंट करता हूं। F5 फॉर पेमेंट, मुझे किस बैंक से पैसे देने हैं, और स्पेस फॉर सेलेक्ट, और एंटर कर दिया Alt+C। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को पैसा देना है, Alt+C, अमर ट्रेडिंग कंपनी को मैं लोन्स एंड एडवांसेस एसेट के रूप में इकाई, जब मैं इसको 50,000 देता हूं, ज़्यादा पैसा नहीं देंगे,
50,000 बाय यूपीआई ट्रांसफर, यूपीआई ट्रांजेक्शन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या मैंने यहाँ पे डाल दिया। आईएफएससी कोड डाल दिया, बैंक नेम, स्पेसिफाई बैंक नेम, बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से ही, बैंक ऑफ बड़ौदा को ही हम क्या कर रहे हैं, यूपीआई या इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और यहां पर मैं लिखता हूं बीइंग पेड टू मेसर्स अमर ट्रेडिंग कंपनी, अमर ट्रेडिंग कंपनी, वाइड यूपीआई आईडी, मैं जस्ट फ्रैक्शन डेटा फिल कर रहा हूं। यूपीआई आईडी डेटेड 1/4/26, कंट्रोल ए कर दिया, डेटा हमारा सेव हो गया है। अगर मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है तो मैं एस्केप करते हुए बी फॉर बैलेंस शीट Alt+F1 जैसे ही किया तो आप देखेंगे कि जो हमारा करंट एसेट था, करंट एसेट साइड में, करंट एसेट सेक्शन में लोन्स एंड एडवांसेस एसेट में 50,000 की एंट्री हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक एंट्री हम लोग अभी और करके सीखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस बार बैंक ऑफ इंडिया से Alt+C मैं लिखता हूं, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स, अंडर लोन्स एंड एडवांसेस एसेट 20,000 की आवश्यकता है। 20,000 हम इस बंदे को क्या करेंगे, दे देंगे और ई फंड ट्रांसफर अकाउंट में पैसा देंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, आप ये सारी चीज़ें क्या करेंगे। मैं यहाँ पर नरेशन को रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए, बट आप नरेशन को रिपीट नहीं करेंगे। जिस पार्टी को देना है सेम वही पार्टी की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। मैं स्केप करके बिफोर बैलेंस शीट Alt+F1, तो आप देखेंगे जो लोन्स एंड एडवांसेस एसेट वाला सेक्शन है वहाँ पर 70,000 50,000 रुपये अमर ट्रेडिंग कंपनी को और 20,000 रुपये हमने बलराज मौर्य को मैंने दे रखा है हमारी कंपनी से।